दोस्तों पेश है नकलची तोता। एक और चित्र है दोस्तों। भुवन देश के राजकुमार प्रिंस रॉबिन अपने जन्मदिन पर अपने प्रिय सहपाठी एवं मित्र भारत, उसकी बहन मीना और भुवन देश की यात्रा का निमंत्रण दिया। भारत और मीना राजा को भी अपने घर पर ले आए। भुवन देश उनका काफ़ी आदर और संस्कार हुआ। तीनों बड़े खुश थे। वह ऐसे मौका जिंदगी में पहली बार नहीं आते, बार बार नहीं आते। यह तो मेरी खुशनसीबी है, तुम लोग भी अपने साथ ले आए। लेकिन अफसोस तो यह है कि हम कल ही भारत लौट जाएंगे। तभी रॉबिन की आवाज़ उनके कानों में आई। यह तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम लोगों को इतनी जल्दी लौट जाने दूंगा? ओ रॉबिन, तुम देखो बार, तुम लोग इतनी जल्दी नहीं जा लौट सकते। तब रॉबिन मुस्कुराता हुआ बोला, आओ भारत, इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा भेंट देना चाहता हूँ। तोहफा? लेकिन बात झचका। लेकिन लेकिन रॉबिन उसे खींचता हुआ बंद एक और बढ़ गया। राजा और मीना उसके पीछे चल दिए। मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ रॉबिन? चलो अभी पता चल जाएगा। और फिर उन जैसे ही हुए एक कक्ष में, स्वागत है, थैंक यू फ्रेंड, मुझे विश्वास था कि तुम मेरे दोस्तों का स्वागत जरूर करोगे। ओह, यह तो हिंदी बोलता है, हिंदी बोल रहा है, हिंदी किट 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 किट। यह नकल उतारता है, मैं माहिर है, बोलने में फौरन नकल उतार लेगा। यह हमारे देश का बढ़िया नस्ल का तोता है। मैंने इसे थोड़ी हिंदी सिखा दी है ताकि जब तुम इसे भारत भारत जाए तो इसकी भाषा समझ में दिक्कत ना हो। तो वह तोहफा तुम मुझे देना चाहते हो? वेरी गुड। और तभी राजा मीना से बोला, तुम मिट्ठू से बात करती रहोगी या सामान बांधने में मेरी मदद भी करोगी? देखो भैया, मिट्ठू कितनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख गया। और एक तुम हो कि अभी तक। रहने दो, मुझे पढ़ाई में मेरा बस की बात नहीं है। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा भैया। निरक्षरता मनुष्य को के लिए अभी श्राप है। तुम अपना भाषण छोड़ो और पैकिंग में मेरी मदद करो, भारत आता ही होगा। कितना अच्छा होता अगर हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाते, स्कूल खुलने में काफ़ी दिन पड़े हैं। तुम चाहो तो रुक सकती हो, पर हम आज रात वापस जा रहे हैं। राजा का जवाब सुनकर मीना खामोश हो गई और राजा का सामान पैक करवाने के काम में जुट गई। और प्रिंस बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना वह आगंतुक कहना और सामान उठा लिया और बाहर निकल गई। और भारत, राजा और मीना उस आदमी के अनुसरण करते हुए उनके बाहर खड़ी कार के पास पहुंच गया। पहले ही मोजोवन वहाँ उनसे विदा लेते हुए बोला, तुम लोगों के साथ गुजारे हुए ये 7 दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। हम भी नहीं भुला पाएंगे प्रिंस। सचमुच यहाँ आकर हमें कभी महसूस नहीं हुआ हम पराए देश में हैं। तभी मीना बोली, तुम छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद भारत आ रहे हो न रॉबिन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती हिंदुस्तान में मेरा नाता ही रहेगा। तुम्हारी हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और अच्छा, अब हमें विदा करो रॉबिन, हमारी मुलाकात हिंदुस्तान में होगी। ओके भारत, गुड बाय। और फिर राजा और मीना रॉबिन से विदा लेकर भारत के साथ कार में बैठ गए। अगले पल, मैं भगवान से तुम्हारी सुखद यात्रा की कामना करूँगा दोस्तों। और भारत राजा मीना को अपना सामान उठाए हुए उस दिशा में चल दिया फिलिप जिधर फिलिप्स ने इशारा किया था। और थोड़ी देर बाद, अरे यह तो अंधेरा है, शायद फिलिप अंकल भीतर की लाइट चलाना भूल गए।
अब क्या करें, हम तो लाइट ऑन करना भी नहीं आता। और कोई बात नहीं, चल कर आराम से एक जगह रखते हैं और अंकल के आने पर ठीक ठीक रख देंगे। भारत के कहने पर राजा और मीना अंदाजे से आगे बढ़ने लगे, लेकिन दाएं दाएं गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। तीनों बुरी तरह चौंके। जरूर कोई गड़बड़ है, लगता है कोई घायल हुआ है। हमारा नहीं, विमान का अपहरण किया गया है। हमारा हमारा नहीं, विमान का अपहरण कर लिया गया है। वे लोग शायद हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं जानते। अगर अगर तुम्हारा कहना सही है तो फिर हमें फौरन प्लेन से कूद जाना चाहिए। लेकिन राजा की बात पूरी नहीं हुई थी कि विमान रनवे पर दौड़ना शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ही विमान उड़ान भरने का पता चलने लगा। अब क्या होगा भैया, पता नहीं वे लोग कौन हैं और हमें कहाँ ले जा रहे हैं। घबराओ नहीं मीना, एक नहीं हम दो दो भाई तुम्हारे साथ है, भारत की चेतावनी देते हुए बोला। अब हमारी भलाई इसी में है, हम अपनी उपस्थिति का पता न लगने दें। फिलहाल तो उसे हमारा पता नहीं है, जब चल जाएगा। क्यों उन्हें अभी यात्रा कक्ष में लाइट ऑन नहीं की, लेकिन जैसे ही वे लाइट ऑन करेंगे तो हमारे बारे उन लोगों की नज़रों से छिप न रहेंगे। तब तब देखेंगे। फिलहाल तुम लोग आराम करो, जाकर पहरा देता हूँ। जैसे ही खतरा महसूस होगा तुम लोगों को सजग कर दूंगा। आराम करो, आराम करो। हा हा हा। ओह, यह तो कोई घाटी नजर आ रही है। विमान जैसे ही घाटी के समतल स्थान पर उतरा, फौरन छुप जाओ कहने के साथ ही भारत सीटों के पीछे छुप गई और राजा और मीना उसका अनुसरण किया। और काफी कॉकपिट का द्वार खुला। प्लेन तो तो हम ले आए, अब देखते हैं नार नारमस अपने मकसद में कहाँ तक सफल हुआ। अब तक नारमन खजाने का पता हासिल कर चुका होगा। वे आपस में बात करते हुए विमान के द्वार खोल कर नीचे उतर गए। उनके बाहर जाते ही ये लोग किसी खजाने की तलाश में हैं, इनका पीछा करना चाहिए भारत। लेकिन इससे पहले विमान के रेडियो फोन द्वारा अधिकारियों को बात जानकारी देनी चाहिए। उन बदमाशों की बदकिस्मती ये थी कि ये हमें उठा लाए और उनके मकसद में कभी कभी हम नहीं होने देंगे। तुम्हारा बेशक तुरंत पहले हमें उन लोगों की संख्या और योजना का पता करना होगा। राजा और मीना भारत के कथन ने समर्थन किया और पीछा जारी रखा। और थोड़ी देर बाद ओह, बदमाश ने इस मकान में अपना अड्डा बना रखा है। और तभी दरवाज़ा खुला, दोनों मकान में दाखिल हो गए और अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया। कमान। और फिर शाबाश साथियों, तुम दोनों प्लेन की व्यवस्था कर हमारी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी है। वह खजाना बड़े आराम से यहाँ से उठा ले जाएंगे। लेकिन बॉस, वह खजाना कहाँ है? क्या कबीले का सरदार पासा खजाने का पता बता दिया? बताता कैसे नहीं, उसकी बेटी शकीला जो हमारी कैद में है। जब तक खजाना हासिल न हो जाए उसे जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन उसे जिंदा छोड़ जाना भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वह हम जानते हैं, इसलिए हमने सरदार की बेटी को निगरानी के लिए तुम दोनों को यहीं छोड़ जाने का निश्चित किया है। और जब तक हम खजाना हासिल कर के लौट नहीं जाते तुम दोनों उस पर कड़ी नज़र रखना। यस बॉस। बॉस और उसके साथियों को पूरी बातचीत सुनने के बाद भारत अपने साथियों सहित खिड़की के हटते हुए फुसफुसा बोला, सुबह होने पर हम आसपास किसी जगह छुप रहना होगा और बदमाशों पर नज़र हम तक न पहुंच सके, ऐसी जगह अंधेरे में ढूंढनी
पाना मुश्किल है। टॉर्च का प्रयोग हम कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से बाकी रात हमें पेड़ पर बैठकर बिताना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस तरह उसकी गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं। यू आर राइट मीनू, कभी कभी तुम सचमुच पते की बात कर सकती हो। और फिर तीनों सामान सहित सहित एक पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ गए। पत्तों से ढकी डाल। ओह, यहाँ शैतान के फरिश्ते को भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? इन बदमाशों के यहाँ से रवाना होने के बाद हम सबसे पहले हम उस सरदार की और उसकी बेटी को कैसे मुक्त कराएंगे, क्योंकि इस इलाके को भौगोलिक जानकारी दे सकता है। लेकिन हम भूल रहे हैं भारत, उन बदमाशों के 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं। उनके रहते हम सरदार और उसकी बेटी को मुक्त कराने में सफल नहीं हो पाएंगे। फिर उनके पास हथियार भी हैं। मुझे सोचने दो, उनको काबू में पाने का कोई उपाय करना होगा। इतना कह भारत गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आइडिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। भारत उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। और सुबह होने पर हम जा रहे हैं, तुम लोग सतर्क रहना। आपने चिंत रहिए। बस वैसे इस घाटी में आने वाले सारी जमीन रास्ते बंद है। फिर भी कोई खतरा उत्पन्न होता है तो हम निपट लेंगे। खतरे की कोई बात नहीं है। बस हमारे और कैदियों के सिवा इस घाटी में वह पायलट ही तो है। तो पूरा विश्वास है न? तुम प्लेन को उड़ा नहीं पाएगा। तुम लोगों को पूरा विश्वास है न? वह प्लेन को उड़ा नहीं पाएगा। यस बॉस। लेकिन पायलट ऐसी तकनीकी हमने प्लेन में ऐसी तकनीकी खराब कर दी है जो हमारे सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता। तब निश्चित हो अपनी बाकी 5 वादियों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गया। और वहाँ के जाने के बाद जलील, यह खाली समय कैसे गुजारा जाए? क्यों न ताश की बाजी हो जाए? समय का पता ही नहीं चलता। ख्याल बुरा नहीं है। फिर दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए और ताश खेलने लगे। लेकिन अभी कुछ ही समय गुजरा था। ताश खेलना अच्छी बात नहीं है। ताश खेलना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ बोला नहीं तो फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? आवाज़ तो मैंने भी सुनी है। और खतरे का अभ्यास होते ही दोनों अपने रिवॉल्वर निकाल कर उछल कर खड़े हो गए। हैरान हो रहे थे। आवाज़ उस पेड़ से आ रही है। कहीं कोई पायलट का बच्चा तो पेड़ पर नहीं बैठा? चलो चलकर देखते हैं। और वे दोनों सावधानी से चलते हुए पेड़ के नीचे पहुंचे। तुम जो भी हो नीचे उतर आओ, बेमौत मारे जाओगे। लेकिन कोई उत्तर का जवाब नहीं मिला। तभी उन्होंने गौर किया। पेड़ की डाल पर निरीक्षण करते रहे। तभी पेड़ पर किसी को न देख। पेड़ पर तो कोई नहीं है। कमाल है। फिर आवाज़ किसकी थी? लेकिन इससे पहले जमील को आश्चर्यचकित करता रहा। आह, क्या हुआ? आसपास कोई है जमीन जिसने मुझे पत्थर मारा? पत्थर? और तभी उसी समय वह संभल पाता। यही मौका है काबू करने का। और अगले ही पल धड़ाम। और अचानक भारत के सामने देखकर रोनी गर्जा। कौन है लड़के तू? तुम्हारी मौत अभी पता चल जाएगा किसकी मौत है। और फिर रोनी अर्श ने वैसे भैंस की तरह भारत पर छलांग लगाई। लेकिन जल्दी ही अपनी बेवकूफ़ी का फल मिल गया। आह तड़ाक! आह आह! और रोनी का सिर पेड़ के तने से इतनी जोर से टकराया कि वह वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उधर रोनी बेहोश होते देख जमीन पर पड़े अपने रिवॉल्वर की तरफ लपका। किंतु इससे पहले ही उसका हाथ रिवॉल्वर पर जा पाता। तड़ाक!
जलील जमील चीखता हुआ उलटकर दूर जा गिरा और पर्याप्त अवसर देखकर राजा ने पेड़ की आड़ से निकला और रिवॉल्वर अपने कब्जे में लेते हुए गुर्रा गुर्रा गर्ज कर बोला, खबरदार, ज़्यादा होशियार दिखाई तो गोली भेजे से पार कर दूंगा। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? जब तक भारत दूसरे रिवॉल्वर पर कब्जा कर चुका था, यह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल तुम पेड़ से चलकर खड़े हो जाओ। और जमील जैसे ही पेड़ के तने पर जाकर खड़ा हुआ, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब तुम्हारे साथी को लेकर आते हैं, तुम लोग इसी तरह बंधे रहोगे। जमील मन ही मन कसमसा कर रह गया और फिर उसने बेहोश रोनी को बंधन में जकड़ कर लिया, मकान की ओर चल पड़ी। अब हमें पास काफ़ी समय है। कबीले के सरदार की मदद से इस घाटी से निकल जाएंगे और इंटरपोल पुलिस को बदमाशों के बारे में सूचित कर देंगे। तुम्हारी योजना काफ़ी लाजवाब है भारत। मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि हम इन बदमाशों को इतनी जल्दी ही आसानी से काबू में पा लेंगे। मकान का यही दरवाज़ा लॉक है, इसके अंदर दाखिल होने का कोई दिक्कत नहीं हुई। सरदार और इसकी बेटी इसी मकान में किसी भाग में कैद होंगी। वो देखो दरवाज़ा। अगले ही पल दोनों बंद दरवाजे की ओर लपके। फिर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए, नहीं, डरो नहीं दीदी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। दोस्त? हाँ, हम आपको और आपके पिता को कैद से चुराने आए हैं। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने तुम लोगों को पहले नहीं देखा। यह तो महज इत्तेफाक है दीदी, मगर हम यहाँ पहुँच गए। और फिर भारत ने विस्तार से सारी बात शकीला को बता दी। भारत की बात सुनकर शकीला हर्षित होकर बोली, भगवान ने मेरे आखिर सुन ली। मुझे विश्वास था कि हमारी मदद के लिए ज़रूर कोई न किसी किसी न भेजेगा। आप अब आप बेफिक्र, बिल्कुल फिक्र न मत करें दीदी। हम केवल आप लोगों को आज़ाद कराएंगे, बल्कि बदमाशों को उनके किए की सज़ा भी दिलवाएंगे। अब आप हमें अपने पिता के पास ले चलिए, आओ। और शकीला उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गई। कबीले का सरदार पासा अपनी बेटी को देखकर खुश हुआ। शकीला, बेटी, बापू। और फिर उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। तू ठीक है ना मेरी बच्ची? हाँ बापू। तभी सरदार की नज़र अंदर दाखिल भारत और राजा और मीना पर पड़ी। वह चौंक कर शकीला अपने पिता के चौंकते देख तुरंत बोली, ये हमारे मित्र हैं बापू, इन्होंने ही मुझे कैद से आज़ाद करवाया है और तुम तक पहुंचाया है। फिर शकीला ने भारत द्वारा बताई बात दोहराने लगी। जब शकीला सब कुछ बताकर सरदार कृतज्ञ स्वर में बोला, बच्चों, हम तुम लोगों के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। एहसानमंद तो हम आपके रहेंगे अंकल, बस आप इस घाटी से निकालने का रास्ता बता दीजिए। ओह, अफसोस है बच्चों, इस घाटी से निकलने के लिए हवाई रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ओह, और अब क्या होगा भैया? न तो हम विमान उड़ा सकते हैं, न ही खराबी को ठीक कर सकते हैं। तब तो हम विमान के रेडियो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ का भूगोलिक जानकारी हमारे हासिल नहीं करने का कोई लाभ नहीं होगा। इस का मतलब इस घाटी से निकलने के लिए हमें शैतान पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो हमारी मौत निश्चित है। वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खजाना प्राप्त होते ही वे जैसे ही लौटेंगे, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा और खजाना उन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्या मतलब? आप भी तो उन्हें खजाने का नक्शा बना कर दिया है। वह नक्शा गलत है। असली खजाना तो मेरे भेजे में है। तो फिर पहाड़ियों की चट्टानों में सिर खपाते टकराते रह जाएंगे और फिर खाली हाथ लौट कर आप आएंगे और शिकारी कुत्ते की तरह हमें ढूंढेंगे। लेकिन वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन वे हमें ढूंढ नहीं सकेंगे। लेकिन कब तक? जब तक यहाँ सुरक्षित निकलने का कोई मौका हमें नहीं मिल जाता।
भारत की बातें सुनकर सरदार बोला, तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरे पास मुझे पूरा विश्वास है, जल्दी ही बरतानिया सरकार खजाने की टोह में अपने जासूस को यहाँ भेजेगी। तब उनकी मदद से तुम लोग और शैतान के पंजे से बचकर अपने देश पहुंच जाओगे। बरतानिया सरकार को भला इस खजाने के बारे में कैसे पता? बरतानिया सरकार अपने विमान से दुर्घटनाग्रस्त और उसे ढोए जाने जा रहे खजाने के प्रति खामोश नहीं बैठेगी बेटा। ओह, तब समझ में आया वह खजाना इसी घाटी में कैसे पहुंचा। क्या मतलब? कुछ तो हमें भी समझाओ भैया। तुम लोगों को याद होगा, सप्ताह पहले अखबार में ब्रिटानिया सरकार के अपहरण और दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर छपी थी। लेकिन वह कहीं तुम उस विमान के बारे में बात नहीं करे जो सैकड़ों साल पहले समुद्र में डूबकर एक जहाज में पाए गए खजाने को लंदन ले जाया जा रहा था। एग्जैक्टली। तब राजा बरबस सिंह सरदार से कुछ पूछ बैठा, सरदार आपके कैसे पता चला कि यह दुर्घटना हुई विमान में खजाना था? मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तब सरदार पासा का कहना शुरू कहा, वह पूर्णमासी की रात थी, हमारा कबीला देवी की पूजा में मगन था कि तभी आकाश में धमाका हुआ और हमारी आंखों के सामने आकाश के गर्भ में जा चिपकी। ओह, और देखते ही देखा ज्वाला में हवाई जहाज से दूर पहाड़ियों पर जा गिरा धड़ाम। और विमान का दृश्य देखते ही बुरी सोचने लगा, न जाने इस समय विमान में कितने आदमी औरतों और बच्चे होंगे। हो सकता है कुछ जिंदा बचे हों और मदद के लिए कर आ रहे हों। यह ख्याल मन में आते ही मेरे रहमदिल साथियों, इंसान होने के नाते हमारा यह धर्म है कि हम इंसान के काम आए। इसलिए पहाड़ पर गिरे जहाज में फंसे लोगों की मदद करने के लिए हमें जाना चाहिए। तुम लोगों का क्या ख्याल है? हाँ हाँ, हम तैयार हैं सरदार। और कबीले वासियों ने कबीले वासियों की मंजूरी मिलते ही मैंने वहां चलने का हुक्म दे दिया। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां दुर्घटनाग्रस्त विमान के टुकड़े में बटा बिखरा पड़ा था। ओह, यहाँ तो लोहे की बड़ी बड़ी पेटियों के अलावा एक लाश नजर आ रही है। लगता है विमान में एक ही आदमी था सरदार। तभी, ओह, कोई उधर है सरदार, चलो चल कर देखते हैं। और चट्टान के पीछे पहुंचे। अभी आदमी जिंदा है सरदार, भगवान का शुक्र है। इसे उठाकर ले चलो, जो हुक्म सरदार। खून के छींटे दोस्तों, क्या जल्दी आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों खून के छींटे।